अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज़ों के अंदर जो पैरों का स्वेल होना है या सुन्न होना है या पैरों में जो है वो जलन होती तलवों में, ये क्या मसला है? ये ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये कैसे पैदा होती है और ये क्या है? आप इसको क्या नाम देंगे? ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं और दो फेजेस में कंप्लेंट करते हैं। एक, जब उनको तशखीस होती है तो उस वक्त वो आते हैं तो कहते हैं हमारे पाँव के तलवे जलते हैं जी, या वो कहते हैं कि पाँव में सुइयाँ चुभती हैं। और कई दफ़ा उनको ये कंप्लेंट भी होती है कि जैसे उनको पाँव पे कोई कपड़ा लगता है तो उसकी तकलीफ महसूस होती है। स्वेलिंग भी होती है? स्वेलिंग नहीं होती है। अच्छा, जब वो लेटे होते हैं तो कंबल का एक कोना उनके पाँव पे लग गया है तो वो उसको फील करते हैं, एक्स्ट्रा फील करते हैं, सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है। इस सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनका जो मजमूआ है, इन सारी इलामात का, इन इलामात को हम कहते हैं सेंसरी इलामात, सेंसरी, या हम कहते हैं न्यूरोपैथिक इलामात, न्यूरोपैथिक सिम्टम्स। यानी ये डायबिटीज़ की एक पेचीदगी में से, एक 3-4 मेन पेचीदगियों में से एक पेचीदगी है जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। जी। न्यूरो मीन न्यूरॉन्स, पैथी मीन पैथोलॉजी। यानी अगर न्यूरॉन्स के अंदर पैथोलॉजी होगी, न्यूरॉन्स के अंदर डैमेज होगा तो न्यूरोपैथी डेवलप होगी। सही जी। सो डायबिटिक न्यूरोपैथी क्यों कहते हैं? बिकॉज ये डायबिटीज से पैदा होती है, शुगर के मरीजों में पैदा होती है जी। यहाँ एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या और भी कोई वजूहात होती हैं न्यूरोपैथी की? बताइए। इसलिए इसको कहते हैं डायबिटिक और कुछ को कहते हैं नॉन डायबिटिक। अच्छा, डायबिटिक्स अदर देन भी हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी तो न्यूरोपैथी हो जाती है। जैसे कि अल्कोहल एक रीज़न है न्यूरोपैथी की। अच्छा। आपकी जो टीबी की हम दवाइयाँ लेते हैं, ड्रग्स, उनकी वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है सम टाइम। अच्छा, आपकी जो विटामिन B12 लेवल है, अगर वो जिस तरह में कम हो जाए तो विटामिन B12 रिलेटेड न्यूरोपैथी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात, तो ये सिर्फ पैरों के तलवों से रिलेटेड ही है जो हमने अभी मसला, या इसकी और भी कोई किस्में हैं, और भी किसी शक्ल में होती है? देखिए, जो न्यूरॉन्स होते हैं या जो नर्वस सिस्टम होता है, वो उसकी जो बीमारियां हैं ना, वो दो किस्म की होती है ना। एक होती है मायोपैथीज और एक होती है न्यूरोपैथीज। अच्छा। जो मायोपैथीज होती हैं वो जैसे प्रॉक्सिमल मसल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे हिप के मसल्स हैं, अच्छा, या हमारे ये जो शोल्डर के मसल्स हैं, ये प्रॉक्सिमल या ऊपर वाले मसल्स कहलाते हैं। इनमें मसल डिजीज होगी, ज्यादातर पट्ठों की बीमारी होगी। कैसे, किस शक्ल में? किस शक्ल में होगी? मसल कुछ खवातीन अपनी कंघी सही तरह नहीं कर पाती। अच्छा, उनके दर्द होती है, ऐसे वो दर्द होती है या उसके अंदर पावर कम होती है, मसल्स वीक हो जाते। अच्छा, एक और दूसरे कुछ लोग होते हैं जो बैठ के उठ नहीं सकते सही तरह से। अच्छा। उनके ये हिप के मसल्स में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। इसको हम मायोपैथी कहते हैं। और ये जो डायबिटीज के साथ या वैसे अदरवाइज न्यूरोपैथी होती है, न्यूरोपैथी पाँव में और हाथों की बीमारी है। ग्लव एंड स्टॉकिंग। अच्छा। ग्लव स्टॉकिंग टाइप है। इसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस्म के जो दूर वाले से हैं, पेरिफेरीज हैं, वहाँ पे ये उनको प्रॉब्लम करती है। इसीलिए डायबिटिक फुट भी पैदा होता है। राइट। क्योंकि आपकी पेरिफेरीज में आपकी सेंसेशंस कम है, आपकी हिस्स कम है, आप बीमारी को महसूस, इन्फेक्शन को महसूस नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है महसूस करने वाली कि अगर किसी पेशेंट के अंदर वो डायबिटिक है, उसमें न्यूरोपैथी आ जाती है, यानी कि पैरों का मसला या हाथों का जी, खास तौर पे पैरों में, जब वो उसको तो बड़ी तकलीफ में चला जाता होगा पेशेंट, बड़ी उसको, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल तकलीफ होती है। एक तो वो रात को सो नहीं सकता दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से। कई दफ़ा वो जब जूता पहनने की कोशिश करता तो जूता सही तरह उसके काबू में नहीं आता, क्योंकि वहाँ सेंसेशन नहीं होती। अच्छा, और कई दफ़ा जूता उतर जाता तो पता नहीं चलता। अभी हमने आपने कहा था सेंसिटिविटी बढ़ जाती, यानी कि कोई चीज़ शुरू में बढ़ जाती है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बाद में लूज हो जाती है। इसके स्टेप्स है ना डायबिटीज के। शुरू में पेन भी होगी, बाद में पेनलेस हो जाएगा, फीलिंग्स खत्म हो जाएगी। हाँ, इसको कहते हैं जो यानी सेंसरी न्यूरोपैथी, एक्सट्रीम सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसमें आपको जूता उतर जाए तो भी पता नहीं चलता।
अच्छा, मैंने कुछ पेशेंट्स देखे हैं, मैंने डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट मरीज देखे हैं, उनके पैरों के अंदर बड़े बड़े इतने खड्डे से जख्म से बने होते हैं, उसकी क्या वजह, क्या अल्सर्स बने होते हैं ना, हाँ, बड़े न्यूरोपैथिक अल्सर, इसलिए कि उनके प्रेशर पॉइंट्स बदल जाते हैं, तो उसकी वजह से अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं, वाउंड्स, और पहले वो एक छाला सा बनता है, क्लोस्टी सी बनती है, फिर वहाँ से वो अल्सर बन जाता है। तो ये जो पेशेंट होते हैं, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं। एक मैं आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था न्यूरोपैथी नॉट ए जोक, सीरियसली, हाँ, उसे नीचे लिखा था, डिटेल में लिखा होता कि न्यूरोपैथी जोक इसलिए नहीं है कि न्यूरोपैथी का मतलब है कि अब आपने एक तो जूता पहने बगैर बाहर नहीं निकलना, एक आपने अपने बैलेंस का ख्याल रखना है, कहीं आप गिर ही ना जाएं, जूता भी फिर कंफर्टेबल, क्योंकि बैलेंस सारा तो आपके पाँव भी ऊपर से होना ना, हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर आप बैलेंस में नहीं है तो आप गिर सकते हैं। फिर तीसरा ये कि आपका जूता उतर गया, आपको पता नहीं चला, तो आपको कोई चीज़ चुभ जाए, कोई चीज़ चुभ जाए, कोई चीज़ काट जाए, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी, तो वो डायबिटिक फुट की शक्ल ले जाएगा। सो न्यूरोपैथी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको रोकना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन करनी चाहिए। अब इसकी इकसाम की मैं बात करना चाह रहा था, इसमें 3-4 किस्म की नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। एक हो गई जो मैंने जैसे प्रिफरी पे न्यूरोपैथी हो गई, पाँव पे, हाथों पे। दूसरा न्यूरोपैथी होती है कि आपकी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, एक जिस्म का अपना निज़ाम है जो हार्ट को चला रहा है, लंग्स को चला रहा है, हमारे मैदे को चला रहा है, इसको हम ऑटोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम यानी कि। तो आपके जो अगर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हार्ट रेट आपका तेज होगा, आपको पसीने आते रहेंगे माथे पे खाना खाते हुए, यानी वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आप जब उठेंगे तो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, चक्कर आएंगे, फिर ये है कि कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, डायरिया रह सकता है, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। और इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर के मसाने के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और मेल में जो है मेल किस्म के मसाइल और फीमेल में और किस्म या फीमेल, हाँ जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसाइल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये न्यूरोपैथी की है। फिर कई दफ़ा न्यूरोपैथी में ये भी होता है कि आपको थाई मसल में पेन शुरू हो जाती है, थाई मसल में पेन भी होगी और थाई मसल में वेस्टिंग भी होगी, यानी कि आप वेट लूज करेंगे, वहाँ से वेस्ट हो जाएंगे, मसल्स वीक हो जाएंगे। ओके, अच्छा, सुकड़ जाएंगे पट्टे आपके वहाँ से, इसको हम एमायोट्रोफी कहते हैं। समटाइम डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो आपके जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, यानी कि जो नर्व्स आपके फेस को सप्लाई करती हैं और आपकी आइज़ को सप्लाई करती हैं, उनमें डैमेज हो जाता है। तो वहाँ पे ये है कि आपको दो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 3rd नर्व डैमेज हो गई, 6th नर्व डैमेज हो गई, और ये सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से होती है। तो ये है डायबिटिक 3rd नर्व पैल्सी, या जिसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व पैल्सीज है, ठीक है। तो ये सारी मुख्तलिफ इकसाम है डायबिटिक न्यूरोपैथी की। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है शुगर के मरीजों में, इसका मतलब है कि इसको होने से रोका भी जा सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स फॉलो नहीं करते हैं या ध्यान नहीं रखते हैं, या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से? असल में पेशेंट्स ब्लड शुगर के ट्रीटमेंट में अपने क्या कहते हैं प्रायोरिटी नहीं लेते उसको, नंबर 1 वो ये कि बहुत सारे पेशेंट्स का ये कंसेप्ट है कि ट्रीटमेंट लेट शुरू की जाए तो ठीक है, यानी आज डायबिटीज डायग्नोज हो गई है तो उनका ख्याल होता है कि डॉक्टर साहब मैं इसलिए आया हूँ कि मैं दवाई से बचा रहा हूँ। अभी कल भी मैंने एक पेशेंट जो है उनसे डिस्कशन की है, और उनका मेन पर्पस आने का यही था कि जी वैसे मैं आपसे दिखाने खास नहीं आया, बस मैं इसलिए आया हूँ कि मैं दवाई से बचा, इजाज़त दे दें बस मुझे कि ठीक है, कोई ज़रूरत। मैंने उन्हें ये समझाया कि अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C 6.5 से ऊपर चला गया है, 7.5 से कम है, तो एक मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप उसके साथ कंट्रोल कर लें 6 महीने और ब्लड शुगर अच्छे रख लें तो फिर हो सकता है कुछ अर्सा विदाउट मेडिसिन भी गुजर जाए जी। लेकिन आप इसलिए अपनी मेडिसिन को डिले ना करते जाएं कि ये लग जाएगी तो फिर लग जाएगी। अच्छा, कई सारी चीज़ों की हम फिक्र नहीं करते। मसलन हम फिक्र करते हैं कि सुबह खाना में लगा हुआ है आप रोजाना शाम को चाय पीती हैं। मैं समझती हूँ कि दवाई पे आप स्ट्रिक्टली और फॉलो करें उसको, तो वही आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर लग जाए तो एक तरह से अच्छा ही है। हम लोग हर चीज़ के बारे में, मतलब मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी ये रखते हैं कि जी केमिकल्स हैं। क्या हम चाय में केमिकल्स नहीं लेते? जाहिर है लेते हैं ना, तो डेली पीते हैं। नाश्ते में कोई केमिकल नहीं जाता, फैट जाती है, आपके कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, आपकी प्रोटीन जाती है, केमिकल तो वो भी जा रहे हैं।
और जो आप वहाँ चाय में चीनी डालते हैं वो भी बाहर से हम मंगाते हैं, तो केमिकल वो भी है। केमिकल बीइंग्स टू लाइक मतलब है ना, केमिकल बीइंग्स भी तो हैं ऑलरेडी। तो इसलिए ये है कि आपको अगर आप सिर्फ एक डायबिटीज की मेडिसिन के बारे में ये सोचेंगे ये लग जाएगी, तो ये मेरे ख्याल इसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें ये होता है कि फिर आप वो पीरियड गुजार देते हैं जिसमें ब्लड शुगर आपकी नर्व्स के अंदर डैमेज कर रही होती है। बाजार तो पेशेंट को फील कोई और कुछ नहीं होता, लेकिन वो डैमेज चलता रहता है, स्लो डैमेज चल रहा होता है। अब आपके एक पेशेंट ने 5 ईयर के बाद ट्रीटमेंट शुरू की, 3 साल वो वैसे ही डायग्नोज नहीं हुई डायबिटीज़, 2 साल उन्होंने वैसे गुजार दी कि अभी मैं मेडिसिन के बगैर गुजारा चलाना चाहता हूँ। 5 ईयर हो गए, न्यूरोपैथी हो गई, अब पेशेंट ने ट्रीटमेंट शुरू कर ली। अच्छा, ब्लड शुगर अब 90 रहने लग गई है, 100 रहने लग गई है, तो पीछे से जो न्यूरोपैथी है वो उधर ही परसिस्ट कर गई है और वो डैमेज कर रही है मजीद। ठीक हो सकता है मजीद डैमेज कुछ हद तक रुक जाए ब्लड शुगर कंट्रोल करने से, लेकिन जो पहले से डैमेज हो गया वो तो रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स नहीं होता। नर्व्स डैमेज हो जाए तो रिवर्स नहीं होती यूजली, परमानेंट डैमेज अब हो जाता है। ठीक। तो इसलिए अब वो पेशेंट ये कई दफ़ा फिर मायूस भी होते हैं न्यूरोपैथी वाले कि देखिए इतनी शुगर हमने 90 रखी हुई है और ये तकलीफ है कि जा नहीं रही। ठीक है ना, आप कहते हैं डायबिटीज से हो रही है तो डायबिटीज हमारी कंट्रोल्ड है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि जब हम चूल्हा जलाते हैं तो माचिस की तीली से जलाया और माचिस की तीली हमने बुझा दी, चूल्हा तो जलता रहता है। चूल्हा जलता रहता है, इधर भी बर्निंग ऑफ हीट हो रही है। आपने ब्लड शुगर 90 कर ली है, 100 कर ली है, लेकिन वो जो पहले डैमेज कर गई थी वो रिवर्स नहीं, वो उधर ही रहेगा। राइट। इसलिए राइट फ्रॉम बिगिनिंग जब आप प्री डायबिटिक हैं आपको उस वक्त से अपना इलाज शुरू करना चाहिए। प्री डायबिटिक में भी अब न्यूरोपैथिक एलिमेंट आना शुरू हो गया। कई सारे जो प्री डायबिटिक आते हैं उनके पोंग भी जल रहे होते हैं। आई थिंक हर कोई ये अज्यूम कर सकता है कि मैं प्री डायबिटिक हूँ और मुझे ध्यान रखना। हर वो शख्स जिसके पाँव जलते हैं वो डायबिटिक हो सकता है और प्री डायबिटिक हो सकता है, मैं ये कहता हूँ। अच्छा, सिंपल। तो किसी के भी अगर पाँव जलना शुरू हो जाए, पाँव में सुन होना शुरू हो, सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाए, अल्टर्ड सेंसेशन आनी शुरू हो जाए, नमनेस फील होनी शुरू हो जाए, तो वो सोचे कि मैं डायबिटिक हो सकता हूँ, वो टेस्ट करवाए अपना जाके। सही। सो ये है कि आप इसको प्रोएक्टिवली मैनेज करें। ठीक है। बाद में इसकी ट्रीटमेंट्स बहुत कम है। हमने जितने डायबिटीज न्यूरोपैथी फ्राहम किए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ने कमेंट्स में लिखा कि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट तो आपने बताई नहीं। अब इन रियलिटी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सिम्टम्स को ट्रीट करना है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट क्योर नहीं है, सिम्टम्स ट्रीटमेंट है। हाँ जी, which means वो अंदर अंदर तो बढ़ती रहेगी। हाँ जी, आप सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करते हैं, अच्छा थोड़ी पेन कम हो जाए, थोड़ी तकलीफ कम हो जाए। ओहो। लेकिन न्यूरोपैथी अपनी जगह पे परसिस्ट करती है। स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल अपने ठीक रखें, HbA1c अपना 6.5 से कम रखें। ले आए आप, अगर न्यूली डायग्नोज डायबिटिक है आप उसको 6 पे ले आए। जो न्यूली डायग्नोज डायबिटिक होता है और जो न्यूली डायग्नोज प्री डायबिटिक होता है, मेरी विश है कि मैं प्री डायबिटिक क्लिनिक शुरू करूं। अच्छा, फिर उनको आप अपने हिसाब से उनको कहूँ भाई आप ट्रीटमेंट शुरू करें, 5.4 अपना HbA1c ले जाए। दैट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रीट द डायबिटीज। जब डायबिटीज हो गई, कुछ ना कुछ डैमेज हो चुका था तब तक जी, वो प्री डायबिटिक फेज से गुजर के आता है पेशेंट। तो आई विश कि हम लोगों को प्री डायबिटिक लेवल पे ट्रीट करना शुरू करें। हम उनको ये ना कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, अभी मामूली है। मामूली डायबिटीज में कुछ नहीं है, वी हैव टू ट्रीट इट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, ये मैं मतलब कोई ऐसी डराने वाली बातें नहीं करता होता ना, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि प्री डायबिटिक बेस रियलिटी कि प्री डायबिटिक फेज ही है जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करना है। अब कुछ मेडिसिन भी हैं, आपने पूछना सवाल कुछ और या मैं बात खत्म कर लूं? मैंने अभी बात खत्म नहीं करनी, मेरी 3-4 सवाल। सिम्टम्स पे बात हो गई, कॉजेज पे बात हो गई, टेस्ट बता दें। टेस्ट सिंपल टेस्ट है। आप जब भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं अपनी तैयारी करके जाएं कि आपने पाँव का मुआयना भी करवाना है। अच्छा, ठीक है, उसकी तैयारी। उसके लिए आप वो मोनोफिलामेंट टेस्ट से चेक करते हैं, उसके लिए वाइब्रेशन एक ट्यूनिंग फोर्स से चेक करते हैं, हैमर के साथ चेक करते हैं, और सेंसेशन वैसे चेक करते हैं, पोजीशन सेंस चेक करते हैं कि भाई पेशेंट को ये पता है कि मेरा अंगूठा किस पोजीशन पे है। ये सारे मुख्तलिफ टेस्ट हैं, इनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाता है कि न्यूरोपैथिक सिम्टम्स आ रही हैं या नहीं आ रही।
मैं अक्सर ट्यूनिंग फोर्क से चेक कर रहा होता हूँ तो पेशेंट से पूछता हूँ कि अब आपको वाइब्रेशन फील हो रही है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि जब ख़त्म हो जाए मुझे बता दें। जब पेशेंट कहता है कि मुझे वाइब्रेशन ख़त्म हो गई है तो उस वक्त किसी और पेशेंट पे जो उसके कंट्रोल है, उसका बेटा या बेटे जो है साथ फैमिली आई होती है, तो उनको चेक कराते हैं तो वो उनकी वाइब्रेशन अभी आ रही होती है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट की वाइब्रेशन से सब कम होती जा रही है और ये अर्लीस्ट साइन है कि अब न्यूरोपैथी शुरू हो रही है। ठीक है, सो वाइब्रेशन इसलिए चेक करते हैं। अच्छा, अब पोजीशन से भी पता लगा लेते हैं कि पेशेंट को अपने अंगूठे के लम नहीं सही होता कि ये ऊपर की साइड पे ज़्यादा चला गया है या नीचे की साइड। जब आप कर रहे होते हैं मूव उसको तो पेशेंट को बताना चाहिए। इंसान बहुत बड़ा, उसका जो दिमाग है बहुत बड़ा एक कंप्यूटर है। आप देखें ना पोजीशन सेंस का भी उसको आइडिया होता है वहाँ पे। बेशक आंखें बंद हो आपको पता लग जाता है कि ये मेरे आपकी जो है मूवमेंट किस साइड पे हुई है, राइट हुई, लेफ्ट हुई, अप है, डाउन है। तो इसका मतलब है कि अगर वो परसीव कर रहा है तो इसका सेंसेशन ठीक है, और अगर उसकी परसेप्शन में कन्फ्यूजन है तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स में कन्फ्यूजन है। और कितना कभी कभी मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे जो है ना बड़ा मतलब होता है कि किस तरह मतलब बनाया हुआ सिस्टम। देखिए एक कंप्यूटर है जिसकी सारी तारें चली हुई हैं, हर चीज का पता है। सा भी हो जाए तो वो उड़ गया बस। जैसे हम यहाँ सर्किट बनाते हैं ये वायर्स का होता है, ये ज़हन में तो और ये कितना बड़ा सर्किट है। हालांकि उसमें करंट होता, हमें करंट भी नहीं है। नहीं, एक एनर्जी तो है ना। हाँ एनर्जी है, देखिए ये एनर्जी है, ये बात चले तो ये बात बहरहाल। तो अब आपने एक बात ये कि दूसरी कि समटाइम जब पेशेंट्स में समझ ना आ रही हो कि भाई ये इसमें डायबिटीज़ न्यूरोपैथी है या कोई और एलिमेंट भी है, तो उस सूरत हाल में हम उनका जो है ये नर्व कंडक्शन स्टडीज़ भी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में फिर ज़्यादा क्लियर बता देती हैं उसके बारे में कि और फिर ट्रीट कैसे करें उसको, उसके बाद कंटिन्यूस ट्रीटमेंट क्या करनी है। ट्रीटमेंट जो है बड़ी सिंपल है। 3-4 मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक मेडिसिन है उसको हम कहते हैं प्रीगैबलिन। प्रीगैबलिन जो है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में। और फिर एक मेडिसिन है उसको एंटी डिप्रेसेंट भी है और इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, उसे डुलॉक्सेटिन भी कहते हैं, ड्यूज़ाल्टा और ड्यूलेन वगैरह के नाम से आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पैनाडोल, सिंपल पेन किलर्स भी पेशेंट यूज़ करते हैं। सम पेशेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम उनको कैप्सिडोल टाइप कैप्सिसिन एक लोशन होता है उसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली काउंटर इरिटेंट होता है। और फिर ये है कि सम टाइम हम यूज़ करते हैं ये एक तारा मीरा का तेल होता है। हाँ। तो उसको हम आयोडेक्स के साथ या बाम के साथ मिक्स करके भी लगवाते हैं। ये तो नॉर्मल लोग भी यूज़ करते हैं फॉर एलर्जी और सम। काउंटर इरिटेंट है, एक तरह से आपने टेंशन डाइवर्ट की और पेशेंट बेहतर हो गया। और ये जो सारे पेशेंट्स हैं इनको सबसे बेस्ट एडवाइस ये होती है कि ये जब भी बाहर निकल रहे हैं तो अपने जूता पहन के निकलें। अपनी ये सडनली उठे, जब उठते हैं चेयर से तो ऐसे नहीं कि सडनली उठ के खड़े हो जाएं, आप स्लो उठें, वरना आपका बीपी स्टेबल नहीं रहेगा तो चक्कर खाने का या गिरने का चांस हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है, जब उठते हैं तो उनको हम कुछ मेडिकेशन होती है जिनको फ्लोरिनेफ या फ्लोडोकार्टिसोन कहते हैं वो भी देनी पड़ती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं। अक्सर पेशेंट्स जो हैं या कमेंट्स में ये बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट पे बात नहीं की, तो या मैं बताता चलूँ कि एक्चुअली ट्रीटमेंट आपकी स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम होती है। चेकअप के बाद ही होता है। चेकअप के बाद कि हमने ये ट्रीटमेंट देनी है, 3 मिलीग्राम दी, उसमें बहुत सारी और चीज़ों को भी अंदर लाना होता है। हमारे प्रोग्राम्स का मकसद जो है वो जनरल ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती, ये जनरल जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर एक बहुत बात जो है वो ये है कि सीरम विटामिन B12 लेवल जो है वो ज़रूर करवाएं ऐसे पेशेंट्स। अच्छा, अगर उनका विटामिन B12 लेवल कम है तो उसको अपने को पूरा करें, खानों से करें या जैसे वो इंजेक्शन होते हैं, उसके इंजेक्शन भी होते हैं, मेडिसिन भी होती है, तो उसके साथ ये पूरा करें। क्योंकि ये लोग मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं, ग्लूकोफेज यूज़ करते हैं, तो उसके साथ विटामिन B12 की कमी हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल। नाज़रीन, अगले हफ्ते दोबारा से आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।